गीता एंड आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। और मैंने आपको पिछले वीडियोस में एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाने के पहले एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा दिया था। और एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के फर्दर हमने टाइप्स भी देखा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। और उसी का आप एडिशन रिएक्शन में भी सेम कर सकते हैं, बस हम सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, हम उसका एडिशन रिएक्शन करेंगे। मतलब कोई भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होगा उसका हम एडिशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड आवर एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, राइट, और हमारे पास डबल बॉन्ड क्वांटिटी घट रहा था, ठीक है, क्योंकि ऐड हो रहा था ना न्यू प्रोडक्ट्स। तो आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन का टाइप्स और एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोसीजर, इसका मैकेनिज्म। स्टार्ट करें पढ़ना। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एलिमिनेशन का मतलब यह होता है किसी चीज को हटाना, ठीक है, एलिमिनेट करना, भगा देना, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसको आप जियो से लिख लो अपने कॉपी के ऊपर और एलिमिनेशन रिएक्शन हेडिंग डालो। एलिमिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन लिखने जा रही हूं मैं। लिखिए, व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम eliminates from alpha position of carbon and results in pi bond and removal of hydrogen atom in the form of hydrogen ion through the adjacent carbon depending on the position the elimination reaction will be named. The name of other carbon sites are beta and gamma position respectively, or you can say beta and gamma position respect to parent carbon. Okay, parent carbon means alpha carbon in which the particular functional group is being attached. Okay, उसी कार्बन पर हमारे पास अल्फा कार्बन बताया जाएगा और अल्फा कार्बन के आसपास जो भी कार्बन होते हैं उसको हम बीटा कार्बन और गामा कार्बन के नाम से जानते हैं। सो मैंने क्या लिखा है एक बार मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम एलिमिनेट्स फ्रॉम alpha position of carbon and results in pi bond and removal of hydrogen atom in the form of H+ through the adjacent carbon depending on the position of the elimination reaction will be same. The name of other carbon sites are beta and gamma position respect to parent carbon. देखिए, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई एक चेन होगा कार्बन का, राइट, इट मे बी चेन ऑफ यू कैन से वन कार्बन में भी हमारे पास ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। और उसमें हम फॉर्मेशन डबल बॉन्ड का तो नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है कि कार्बन के साथ कोई एक अदर एटम जुड़ा हो, वो एटम डबल बॉन्ड फॉर्म ना कर पाए, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड फॉर्म कार्बन कार्बन के बीच ही होगा, ये हमको पता होना चाहिए, मतलब एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि रिमूवल ऑफ
एटम या ग्रुप ऑफ एटम ज़्यादा फेवरेबल होता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर मैंने बताया मैंने एटम और ग्रुप ऑफ एटम एलिमिनेट्स, मतलब हो सकता है कोई एटम रिमूव हो, हाँ H प्लस एक एटम है वो रिमूव हो सकता है, दैट इज एन H प्लस आयन फॉर्म ऑफ एटम, वो रिमूव हो सकता है। और ग्रुप ऑफ एटम मतलब कोई मॉलिकुलर स्पीशीज आयन के तौर पर रिमूव हो जाए। ओके, जैसे हाइड्रोक्साइल ग्रुप अगर किसी में अटैच है, या हम बोल सकते हैं कि कोई अदर फंक्शनल ग्रुप किसी भी कार्बन अल्फा कार्बन पोजीशन में अटैच्ड है, तो वो जब रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ एटम से होगा ऑफ कोर्स। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम का हटना, रिमूवल होगा, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन के रिस्पेक्ट में हमारे पास जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसी कार्बन के आजू बाजू जो भी कार्बन चिपके रहते हैं उनको बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के आसपास जो भी कार्बन चिपके रहते हैं मतलब बाजू में, उसको हम गामा कार्बन के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि अल्फा बीटा गामा को चेक कैसे किया जाता है किसी भी कार्बन चेन में, ठीक है। सो मैं आपको पहले इसको मिटा देती हूँ और अल्फा बीटा गामा कार्बन शो करती हूँ, उसके बाद उसका एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। I'm getting my point when I'm saying to you, okay? Should I rub the board? Should I rub this? लिख लीजिए। चलिए लिख लिया, मिटा दूँ? ओके। सो हमने क्या समझा कि हमारे पास एक कार्बन का चेन होगा, ठीक है। उस कार्बन के चेन में हमारे पास कोई एक फंक्शनल ग्रुप होगा, ओके। अगर उस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में कार्बन एक है तो वो अल्फा कार्बन कहला जाएगा, है ना। अगर अल्फा कार्बन के बाजू कार्बन का भी अटैचमेंट है तो उसको बीटा कार्बन के बाजू वाले कार्बन को गामा कार्बन। अब इसके रिस्पेक्ट में एलिमिनेशन रिएक्शन के रिस्पेक्ट में हमको अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन का मतलब समझ होनी चाहिए कि वो दिखते कैसे हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आप हेडिंग दीजिए अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए आज का जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये टॉपिक 11th ऑनवर्ड्स आता है क्योंकि 0 से 11 से स्टार्ट होता है कोर्स। सो 11th 12th और 12th के बाद IIT के भी स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, एक्चुअल में IIT का ही टॉपिक में ये ज़्यादातर आता है। आप IIT का कोई भी कोटा मटेरियल खोल लो उसमें आपको ये दिखेगा ही, एलिमिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन, हर GOC के कॉन्सेप्ट में ये रिएक्शंस मैंने आपको बताया है ना। मतलब एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको क्लियर किया था, पर उसके अभी भी हम कॉम्प्लेक्स लेवल में क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किए हैं। जब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे ना तो हमको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि हर मैकेनिज्म, हर रूल एक ही तरह से फॉलो नहीं होता। हो सकता है एक अलग रिएजेंट से, अलग सबस्ट्रेट से आपका कुछ और अलग कंपाउंड क्रिएट हो और उसका मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू एलिमिनेशन रिएक्शन जब हम पढ़ते आ रहे थे या फिर कोई भी रिएक्शन का हम स्टडी करते आ रहे थे वो फेल हो। तो आप ऐसे मत सोचो कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, जो भी आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल हर जगह अप्रोप्रिएट हो जाए। हो सकता है किसी अलग कंडीशन में उसका रिएक्शन मैकेनिज्म सेम ना हो, है ना, वो कुछ और फॉलो कर रहा हो। ओके, सो जो जिसको हम मेजर मानते आ रहे थे उसको हम माइनर भी बना सकते हैं, पर उसकी कंडीशन अलग हो जाएगी। पर आज की क्लास में जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग वो सही है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन? देखिए अल्फा पोजीशन क्या होता है इसको हमको जानना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन डू द अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। सो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन करने से पहले मुझे कार्बन लेना पड़ेगा, करेक्ट है, और कार्बन के रेस्पेक्ट में कोई फंक्शनल ग्रुप लेना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बहुत ईजी से एग्जांपल बताती हूँ। हम करेंगे अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल थ्रू क्लोरोफॉर्म। फॉर्मूला आता है क्लोरोफॉर्म का, IUPAC नेम क्या होता है क्लोरोफॉर्म का? IUPAC नेम क्या होता है क्लोरोफॉर्म का? ट्राई क्लोरोमीथेन, ठीक है। फॉर्मूला CHCl3, इट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है, ट्राइक्लोरोमीथेन हमारे पास IUPAC नेम है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे। अब एलिमिनेशन रिएक्शन हमको देख के पता चल जाएगा कि अल्फा होगा या बीटा होगा या गामा होगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाइए, C है ना, और इसके रेस्पेक्ट में एक H और यहाँ पर 3 क्लोरीन अटैच है। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन करना है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन हम क्या करेंगे, अब हम एलिमिनेशन रिएक्शन करने से पहले देखेंगे कि हमारे पास रिएजेंट क्या होता है, ठीक है।
अगर रिएजेंट हमारे पास कोई पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, उसके रिस्पेक्ट में भी हमारे पास टाइप्स आते हैं फर्दर किसके, एलिमिनेशन रिएक्शन के, ठीक है। सो एलिमिनेशन रिएक्शन के फर्दर टाइप्स होते हैं, है ना, उसको हम रिएजेंट के तौर पर डिवाइड कर देते हैं। पर इसमें मैं एक आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिएजेंट नहीं बता रही हूँ, मैं सिंपल सा एक फंक्शनल ग्रुप का ही रिएजेंट ले रही हूँ, विच इज हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, हाइड्रोक्साइड आयन, इसमें मैं क्या करूँगी, एलिमिनेशन रिएक्शन करूँगी, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड आयन एज ए रिएजेंट काम कर रहा है, ठीक है, मतलब किसी भी वाटर का आप समझ लो या फिर कोई भी सॉल्वेंट का ये क्या है, कंजुगेट बेस है, ठीक है। और ये कंजुगेट बेस को मैं क्या करूँगी, यहाँ पर रिएक्ट कर पाऊँगी, और इससे हमारे पास अल्फा कार्बन पर अगर वो अटैच हुआ हमारे पास पर्टिकुलर जो हाइड्रोक्साइड आयन है, तो अगर वहाँ पर अटैच होगा तो हम बोल देंगे अल्फा है, बीटा है, गामा है। तो स्टार्ट करते हैं इसका चेक करना कि एक्शन में बनेगा क्या। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, पहले तो आप चेक कीजिए कि जो हमारे पास पर्टिकुलर कार्बन है, ये कार्बन में कितना कार्बन है। अगर हमारे पास एक कार्बन का चेन है, आप देख सकते हो कि कार्बन एक ही है, एक ही कार्बन से 4 वैलेंसीज आई है, तो कार्बन अगर एक है मतलब यहाँ पर एक ही कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है। एक ही कार्बन में अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच है मतलब कार्बन क्या है हमारे पास, इस बार एक ही कार्बन अल्फा कार्बन है, सिर्फ अल्फा कार्बन ही है चेन में। अगर सिर्फ अल्फा कार्बन ही है मतलब कोई बीटा कार्बन नहीं है। अगर इस कार्बन के पास अगर कोई कार्बन चेन रहता तो हम बोल सकते थे वो बीटा होता, गामा होता, पर यहाँ पर सिर्फ एक ही है, तो ये पर्टिकुलर एक कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाएगा, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन करना कैसे होता है, देखिए पहले तो क्या करता है, ये पर्टिकुलर हाइड्रोक्साइड आयन ये कार्बन पर अपना बॉन्डिंग करवाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो क्या देखा जाता है कि कार्बन में ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स किससे अटैच्ड है, फंक्शनल ग्रुप विच इज यू कैन से हैलोजन फंक्शनल ग्रुप, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन ना इसको अपने तरफ आने का परमिशन नहीं देता। कार्बन इज हाईली यू कैन से घिरा हुआ है हैलोजन से। तो क्या होता है कि कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, पर ये हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर अटैक नहीं करता, ठीक है। अब ये हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता है कि यहाँ अटैक ना करके ये हाइड्रोक्साइड आयन H+ को यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करता है। क्या करता है, H+ को यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करता है। हाँ, ये माना कि यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव कार्बन पे ज़्यादा है, पर इससे भी ज़्यादा हाइड्रोजन में, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कंपेयर करें कार्बन पर, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ही होती है कार्बन से, तो यहाँ पर अगर कार्बन की डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, अगर क्लोरीन के रेस्पेक्ट में, तो ऑफकोर्स कार्बन और हाइड्रोजन में भी हाइड्रोजन का डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हाइड्रोजन हाईली जितना से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये हाइड्रोजन क्या करेगा, रिमूव होगा, ठीक है। और ये रिमूव होने को कौन फोर्स करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन, जो कि हम ले रहे थे ना बेस। अब ये बेस इसको क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को हटाएगा। अब जब हाइड्रोजन आयन के तौर पर यहाँ से रिमूव होगा तो पर्टिकुलरली कार्बन पर क्या आएगी, हाइड्रोजन की भी जो कि इलेक्ट्रॉन्स थी वो उसमें चले जाएगी, जो कि शेयरिंग में थी। तो हमको हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये H और OH, यहाँ पर H+ यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा लास्ट, और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा, C यहाँ पर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और साथ साथ हमारे पास यहाँ पर जब भी यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा साइमल्टेनियसली एक क्लोरीन क्या करेगा, अपने कार्बन से हटके बाहर क्लोराइड आयन की तरफ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर कार्बन की वैलेंसी वो न्यूट्रल रहेगी एज C1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद Cl2 हैविंग neutral in charge and plus H2O which was in the formation of hydroxide ion plus H+ ion forming in the electrophilic and nucleophilic reaction. Then H2O plus हमारे पास एक क्या निकला था क्लोरोफॉर्म से Cl, right, Cl in the form of Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर क्लोराइड आयन, मतलब जो पर्टिकुलर अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन हुई उसमें हमारे पास एक कार्बेन निकला, कार्बेन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, वाटर रिलीज हुआ, साथ साथ क्लोराइड आयन एज अ हैलाइड रिमूव हो। तो यहाँ पर हमारे पास ये सब रिमूव होने के बाद जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना। अब ये हमारे पास क्या है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, और ये हमारे पास पर्टिकुलर क्या था रिएक्टेंट। समझ आया। अब ये कार्बन कौन से कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज हुआ, अल्फा। तो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन इस वाले पर्टिकुलर रिएक्शन को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। आई होप इट इज क्लियर। सो प्लीज़ अगर आपको ये क्लियर हुआ तो आप ये कॉपी में लिखो, क्योंकि कॉपी में जब तक आप खुद नहीं लिखोगे ना तो समझ नहीं आएगा।
सो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कॉपी में अच्छे से लिखिए। अगर कॉपी में नहीं लिखेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ के एक बार टेस्ट देने की कोशिश कीजिए, ठीक है, खुद से लिख के, तो आपको ना क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम पढ़ते हैं ना तो डाउट्स ना समझ नहीं आता, हम डायरेक्ट अच्छा लग रहा है तो पढ़ते रहते हैं, पर एट लास्ट जब हम एग्ज़ाम पे एग्जामिनेशन हॉल में जब एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो हमको बहुत सारे डाउट्स तब आते हैं दिमाग में, तो वो सही नहीं है ना, क्योंकि तब तो आप डाउट क्लियर करने के टाइम में नहीं रहोगे ना, तब आपको सिर्फ एग्ज़ाम में सही आंसर ही लिखना है। और अगर आप कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया आंसर शीट में तो हो सकता है कि सामने वाला ना समझे कि आपका प्रॉब्लम क्या है, वो पूरा काट दे, ठीक है। सो बेटर है कि आप अच्छे से पहले से अच्छे से क्लियर करो, है ना, और क्लियर करने के बाद आप उसको डाउट को पूछो। अगर आपको डाउट आ रहा है, अगर क्लैरिटी आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व करो अनदर। ऐसा नहीं है कि अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन सिर्फ क्लोरोफॉर्म का ही बनेगा, हो सकता है अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत सारे एग्जांपल्स का बने। मैं आपको एक क्लास में सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास दे रही हूँ समझाने के लिए क्लोरोफॉर्म, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, पर सिर्फ क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया क्योंकि क्लोरोफॉर्म में जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन अच्छा बनता है, क्योंकि अल्फा कार्बन है तो बीटा कार्बन यहाँ पर होता तो हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कर देते, यहाँ पर अल्फा कार्बन है इसलिए अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल है, ठीक है। स्टार्ट करें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ना। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में आप समझ गए होंगे जब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो, है ना, तब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन में जैसे अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जा रहा था, अब बीटा कार्बन से एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नाम बढ़ गया। अब देखिए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारे पास एग्जांपल कैसे होता है उसका हमको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन डू द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए जो भी हम एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, एक्चुअल में ये टाइप्स में होते हैं, ठीक है। सो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में पर्टिकुलर आपको दो टाइप्स पढ़ाऊंगी। वन इज योर E1 मैकेनिज्म, ठीक है, दोनों में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, पर दो तरीके से मैकेनिज्म हम फॉलो करेंगे, ठीक है। E1 मैकेनिज्म एंड सेकेंड वन इज E2 मैकेनिज्म, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस कैसे समझेंगे? थ्रू द डिफरेंट रिएजेंट्स वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस between two mechanisms by different reagents, ठीक है। अब डिफरेंट रिएजेंट मतलब ये बात नहीं है कि कुछ भी रिएजेंट ले लें, मतलब अगर हम E2 का E1 का मैकेनिज्म में जो रिएजेंट यूज़ करेंगे और E1 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में, उसमें हम देखेंगे कि रिएजेंट एक रहेगा, पर E2 मैकेनिज्म में वो रिएजेंट चेंज हो जाएगा, मतलब दोनों में हमको रिएजेंट अलग अलग देखने को मिलेगा, तभी हम रिएक्शन समझेंगे कि कौन सा मैकेनिज्म होगा। either it can be formed in the E1 mechanism or E2 mechanism. We have to check by the way of reagent given to us. Okay. So start करते हैं हम पढ़ना। देखिए मैं पहले आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ कि बीटा कार्बन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक आपका OH लगा दिया, ठीक है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अब ये हमारे पास एक और कार्बन चेन है और एक और कार्बन है, एक और कार्बन है, ठीक है। ये पर्टिकुलर 4 कार्बन का चेन है। लास्ट मतलब फर्स्ट कार्बन पे हमारे पास OH लगा हुआ है, दैट इज द हाइड्रोक्साइल ग्रुप, और हमको इसमें बैलेंस सेटिस्फाई करनी है, तो बैलेंस सेटिस्फाई कर लीजिए, विच इज यहाँ पर H2 लग जाएगा, यहाँ पर पर्टिकुलर H2, यहाँ पर H2, यहाँ पर H3। अगर कहीं पर हाइड्रोजन वगैरह में कहीं छूट फूट गया तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं बता दूंगी कहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में ना वो आप लाइन से भी शो कर सकते हो, पर इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आती है। तो कहीं पर अगर हाइड्रोजन छूट गया ना जल्दबाजी में तो प्लीज़ घबराइएगा मत, वो जल्दबाजी में हो जाता है, जहाँ पर भी हाइड्रोजन हटेगा मैं आपको ज़रूर बता दूंगी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सो आप देख लो कि ये हमारे पास आज का एग्जाम्पल बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करने का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये क्या है? ब्यूटेनॉल। क्या है? ब्यूटेनॉल। 1 2 3 4 फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट कार्बन पर एक आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप? अल्कोहल। सो दैट इज वाई ब्यूटेनॉल, ब्यूट 1 ऑल यू कैन सी इन हाइफियस नेम, ओके। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ इसको।
हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में आपको क्या पहचानना है, अल्फा गामा बीटा पोजिशंस। ओके, सो अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन चिपका रहता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। बीटा कार्बन में जो हाइड्रोजन चिपके रहते हैं उसको बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। और जो पर्टिकुलर कार्बन में गामा कार्बन रहता है वो कार्बन में जो हाइड्रोजन चिपके रहते हैं उसको गामा हाइड्रोजन रहते हैं। तो ज़्यादातर हम गामा तक तो नहीं जाते, पर हाँ आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल में अगर जाओगे तो आपको बहुत सारे रिएक्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आज के क्लास में हम जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत मैटर करती है। मैं आपको आज की क्लास में नहीं बता रही हूँ, मैं आपको कभी सेपरेट वीडियो बता दूँगी कि स्टीरियो केमिस्ट्री का भी फंक्शन क्या होता है, उसका फैक्टर भी आता है, ठीक है। सो आप सिर्फ आज समझो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, हाउ वी हैव टू डन इट। ओके, नाउ ये आपको पर्टिकुलर क्या है, ब्यूटेनॉल। अब इसका आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर जो कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है। मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है इस कार्बन पर, ये कार्बन आपका कौन सा डिग्री में शो हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना। ये आपको आंसर देना है, ये आपको होमवर्क है। और इसके बाद आपको ये बताना है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो पर्टिकुलर रिएक्टेंट है, ये हम कैसे निकालें, किस किस मैकेनिज्म से ऐसे वाले प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं, ये आपको बताना है। और मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि इसमें एडिशन रिएक्शन का एक स्टडी आपको दिखेगा, ठीक है। आपको ये वाला आंसर करना है। अब ये वाला प्रोडक्ट को हमको क्या चेंज करना है, इसको हमको एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन करवाने से पहले हमको क्या देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर जो रिएजेंट है वो क्या गिवन है। हमारे पास जो पर्टिकुलर रिएजेंट है वो क्या गिवन है, ये हमको चेक करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो रिएजेंट है, अगर वो आपको कुछ ऐसा दिख जाए, क्या है बताइए, CONC.H2SO4, that is the meaning of conc H2SO4. No, concentrated H2SO4. What is the H2SO4? H2SO4 is sulfuric acid. Sulfuric acid is one of the strong acid of our nature, and concentrated H2SO4 के प्रेजेंस में हमारे पास जब भी ऐसी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अल्फा कार्बन से एलिमिनेट होता है। अब उसका एलिमिनेशन रिएक्शन में मैकेनिज्म जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है, either it may be in the form of E2 mechanism और E1 mechanism। पर पर्टिकुलर रिएजेंट को देख के ही हम बता सकते हैं कि E1 mechanism फॉलो होगा या E2 mechanism फॉलो होगा, ये आपको रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो प्रैक्टिकल के टाइम आपको रिएजेंट का ध्यान रखना है, तभी आप एक पर्टिकुलर आंसर में माइनर मेजर प्रोडक्ट को बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की मदद से इसको एलिमिनेट करना है। किसको एलिमिनेट करना है, फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप क्या है, हाइड्रोक्साइल है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अब ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप को रिमूवल हम कैसे करेंगे, इसका मैकेनिज्म मैं कैसे बताऊंगी, थ्रू E1 मैकेनिज्म। देखिए अब हमको क्या पढ़ना है कि E1 मैकेनिज्म क्या होता है, E1 मैकेनिज्म। देखिए E1 मैकेनिज्म स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ओके, E1 मैकेनिज्म क्या होता है, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। लिख दो, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। E1 स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। मतलब रेट है वो एक ही सब्सटेंस पे डिपेंड करती होगी, रेट का जो पोजीशन है उसको, आई मीन जो लॉ है, ठीक है। अब देखिए E1 मैकेनिज्म के कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। E1 मैकेनिज्म में जो फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बताया वो क्या होता है, रिएजेंट मस्ट बी कंसंट्रेटेड H2SO4, और आप ऐसे भी ले सकते हो H+ और इसको हीट करोगे, ठीक है। हीट का प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इज हाईली फेवरेबल फॉर E1 मैकेनिज्म। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ओके। क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 आपको H+ ही देगा, ठीक है। इसका कंजुगेट बेस भी काम आएगा कुछ टाइम बाद, और हीट का जो प्रेजेंस है वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन कर दिया, ओके। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट करेंगे कैसे, उसको मैकेनिज्म के थ्रू हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको क्या बताया कि रिएजेंट मस्ट बी कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। सेकेंड पॉइंट होता है कि जो आपका रेट होता है, ठीक है, मतलब जो स्पीड होता है ना रिएक्शन का, वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको समझ अगर नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ दुखी मत हो, क्योंकि अभी मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू बता दूंगी कि कैसे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है इन द E1 मैकेनिज्म। ओके, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। ठीक है, देखिए कार्बोकैटायन को स्टेबल कैसे बनाते हैं ये भी सीख लेंगे। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है इसका द डिहाइड्रेशन। ज़्यादातर जो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है वही बता रही हूँ। द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज देयर। ठीक है, अब अभी 3 पॉइंट लिखिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म पढ़ना। लिख लीजिए। अच्छा, लिख लिया आपने? स्टार्ट करें इसका मैकेनिज्म पढ़ना। तो मैकेनिज्म लिखवाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म मतलब आपका जो रिएक्शन है उसका रिएक्शन के बीच में क्या क्या घटना घटी वो हमको पढ़ना पड़ता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, मतलब आप कहीं जा रहे हो रोड में हो, ठीक है, घर से जा रहे हो किसी अपने तो फ्रेंड के घर, तो रोड में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ घटेगी ऑफ कोर्स। ओके, सो उसी को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आप वो जाके स्टोरी बताओगे अपने फ्रेंड को, तो पर्टिकुलर जो फंक्शंस आपकी घटना घटी, ठीक है, रोड में, दैट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, तो जब भी आपका कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है ना, उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कांड होते हैं, तो वो सब हमको पढ़ना पड़ता है। तो वो जब तक हम नहीं पढ़ते ना, केमिस्ट्री कभी भी अच्छी नहीं बनती। तो मैं आपको एवरी टाइम यही सजेशन दूंगी कि प्लीज़ आप मैकेनिज्म को फॉलो कीजिए, क्योंकि विदाउट मैकेनिज्म कभी आप ऐसे ही सीधा 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 नहीं कर सकते। इसका हम बाद में प्रोडक्ट डिस्कस कर लेंगे कि इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, पर हमको मेजर और माइनर का भी ध्यान रखना है। और यू कैन ओनली आंसर द मेजर एंड माइनर products only when you have understood all the mechanism, okay, which already happened between the production of product. okay, तो ये वाला आपको पर्टिकुलर क्या है? सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये सबस्ट्रेट है। इसी सबस्ट्रेट में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप आउट, और इस रिएजेंट की मदद से हम क्या करते हैं? फंक्शनल ग्रुप को एलिमिनेट। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन है तो एलिमिनेशन कर रहे हैं। कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं बच्चे लोग? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है ये हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इज those reactions in which the beta hydrogen is removed from the carbon. Okay, which carbon? Of course beta carbon, because beta carbon have beta hydrogen, that's why a beta hydrogen removed from the beta carbon, and then the particular hydroxide ion will removed. Okay, अब हाइड्रोक्साइड आयन के फॉर्म में तो रिमूव नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन is not a good living group. But if we can change the hydroxide ion, you can say हाइड्रोक्साइल ग्रुप, नॉट आयन के फॉर्म में तो अभी नहीं है, पर हाँ हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप को हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं, अगर इसका हम क्या कर दें? प्रोटोनेशन करवा दें। क्या करवा दें? प्रोटोनेशन। तो बहुत टाइम आपको ऐसा लगेगा कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज मेजरली फेवर्स फॉर द E1 मैकेनिज्म। हाँ, ये बात सही है। आपको अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 या कोई हीट या H+ के प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन दिख जाए हाई टेम्परेचर में, तो आपको पर्टिकुलर क्या पता हो जाएगा कि E1 मैकेनिज्म एलिमिनेशन रिएक्शन इज फेवरेबल फॉर द गिवन सबस्ट्रेट। पर अगर आपको फॉर एग्जांपल OH ना गिवन हो तो इसका भी हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, क्योंकि हैलोजन का भी रिमूवल पॉसिबल होता है विद थ्रू दिस पर्टिकुलर रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? कंसंट्रेटेड H2SO4। स्टार्ट करें हम पढ़ना। देखिए, अब हमको क्या पढ़ना है? मैकेनिज्म। क्या पढ़ना है? मैकेनिज्म। ये आपको क्या है? रिएजेंट। ठीक है, अब ये रिएजेंट हमको क्या मदद करेगा? इस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को रिमूव करने में, एलिमिनेट करने में। मैकेनिज्म में हमको क्या देखना पड़ता है कि फर्स्ट में ये जो पर्टिकुलर H2SO4 है, ठीक है, H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसे होता है? S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, यहाँ पर H, यहाँ पर O, यहाँ पर H। आप देख सकते हो कि ये सल्फर है, और सल्फर में 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स अटैच्ड है। यहाँ से क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड बहुत इजीली क्या देगा? H+। तो जब ये H+ देगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? बाइसल्फेट आयन SO4, HSO4 नेगेटिव प्लस H+। इसने हाइड्रोजन आयन को क्या किया? रिलीज किया। अब ये H+ आयन क्या करेगा? जाने की कोशिश करेगा। कहाँ पर?
ये H+ आयन जाने की कोशिश करेगा इस पर्टिकुलर हाइड्रोक्साइल ग्रुप के लोन पेयर पर। आपको पता है कि ऑक्सीजन क्या होता है, दो लोन पेयर। अब दो लोन पेयर से एक लोन पेयर क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, और ये एक बॉन्ड बना के हाइड्रोजन का बैलेंस से सेटिस्फाई कर सकता है बिना हाइड्रोजन आयन का, और साथ साथ H2O प्रोटोनेशन होगा, और हमारे पास पर्टिकुलर स्टेप बनेगा। वो कैसे बनेगा, फर्स्ट स्टेप है CH3, मतलब मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप है, ऐसे नहीं है कि मैं स्टेप बता रही हूँ आपको। स्टेप तो 2 स्टेप होता है, पर आपका जस्ट अंदर स्टेप होगा ना, वो मैं आपको क्लियर करूँगी। तो ये आपको क्या है, बाइसल्फेट आयन, क्लियर। ये आपको क्या है, हाइड्रोजन आयन H+ आयन। ये आपको क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, CH3 CH2, ये हमारे साथ सबस्ट्रेट है ना, CH2 और CH2, और यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रोटोनेशन हो गया, वाटर बन गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दो लोन पेयर थे, यहाँ से एक लोन पेयर इसने किसको दान कर दिया भाई, H+ को, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होने के बाद OH2 पॉजिटिव का निर्माण हो गया, और दैट इज बीइंग अटैच्ड टू द सेंट्रल कार्बन से, दिस इज अल्फा कार्बन, ओके। अब हमको क्या देखना है कि अल्फा बीटा गामा पोजीशन क्या होता है। देखिए इस सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में फंक्शनल ग्रुप आपको कहाँ दिख रहा है, बताओ तो आप, ये कार्बन पर, ये कार्बन पर, ये कार्बन पर, ये कार्बन पर, करेक्ट है। अब ये कार्बन आपको क्या है, फर्स्ट पोजीशन ऑफ द कार्बन। तो यहाँ पर आपको अगर फंक्शनल ग्रुप चिपका हुआ दिख रहा है, मतलब यही कार्बन आपका क्या है, अल्फा कार्बन। जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप चिपका रहता है, जिस कार्बन पर जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप चिपका रहता है या अटैच रहता है, उसी कार्बन का जो पोजीशन होता है दैट इज कॉल्ड अल्फा पोजीशन, अल्फा कार्बन कहलाता है वो। उस अल्फा कार्बन का जो भी हाइड्रोजन रहेगा वो कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन। अब जो कार्बन अल्फा था, ठीक है, अब उस कार्बन के रेस्पेक्ट में अगर एक और कार्बन जुड़ा हुआ है तो वो कार्बन आपको पर्टिकुलरली क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन, ठीक है। अब बीटा कार्बन के रेस्पेक्ट में जो भी हाइड्रोजन उस कार्बन बीटा कार्बन पर अटैच रहेंगे, दैट कार्बन इज एब्सोल्युटली नोन एज मतलब बीटा हाइड्रोजन। और बीटा हाइड्रोजन के बाद अगर बीटा कार्बन के बाद जो भी कार्बन चिपका रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, गामा कार्बन, ठीक है। सो आपको समझ आ गया अल्फा बीटा गामा पोजीशंस कैसे लोकेट करते हैं इन द गिवन सबस्ट्रेट, अंडरस्टैंड, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए अब क्या करेंगे हम, अल्फा बीटा गामा कार्बन चेक करने के बाद यहाँ पर हम पर्टिकुलरली इस H2O को रिमूव करेंगे, ठीक है। यू नो दैट H2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, H2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, अच्छे लिविंग ग्रुप्स फेवर करती हैं, तो यहाँ पर H2 गुड लिविंग ग्रुप की तरह चुपचाप से बाहर चला जाएगा, अच्छा बच्चा है H2। अब यहाँ पर H2 जब रिमूव हो जाएगा ना तो क्या निकलेगा, बनेगा प्रोडक्ट, अब बताओ, CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या है हमारे पास, CH3 CH2 CH2, यहाँ पर CH2 पॉजिटिव है ना, यहाँ पर जो आपका पर्टिकुलरली वाटर था वो चला गया बाहर, ठीक है, प्लस H2, और अगर से ये रिएक्शन में बाहर चला गया H2 माइनस H2, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, कार्बोकैटायन, क्या है, कार्बोकैटायन। अब आपको क्या दिख रहा होगा, ये कार्बोकैटायन ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे फॉर्म हुआ, क्या हुआ, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे फॉर्म हुआ। बहुत स्टूडेंट्स को मुझे पता है ये डाउट आ रहा होगा कि क्यों ये पर्टिकुलर जो हमारे पास बाइसल्फेट आयन है, ये बाइसल्फेट आयन सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब ये बाइसल्फेट आयन ने चुपचाप से यहाँ पर एंट्री क्यों नहीं ली, क्योंकि बेटा जो बाइसल्फेट आयन है ना, ये बाइसल्फेट आयन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ठीक है। बाइसल्फेट आयन में जो सल्फर है उसमें बहुत ज़्यादा एटम्स घिरे हुआ है, तो क्या होता है, सल्फर इज नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल, ओके। सो यहाँ पर क्या होता है कि वीक बेस की तरह जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है वो काम कर रहा है, ठीक है। सो जब भी आपका वीक बेस होता है ना, एक और चीज़ मैकेनिज्म के थ्रू क्लियर हो रही होगी कि वीक बेस जब भी आपका रिएजेंट बनता है तो पर्टिकुलरली एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करता है, और क्या फेवर करता है, हाई टेम्परेचर, हीट मतलब हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी, राइट। अब देखिए अब आपको क्या देखना है कि यहाँ पर पॉजिटिव अपना जनरेट हुआ, अब कार्बन में पॉजिटिव जनरेट हुआ मतलब कार्बोकैटायन बना।
अब कार्बोकैटायन बनने के बाद ना हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रूल आ जाता है कि जब भी कार्बोकैटायन बनता है ना तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन ऑटोमेटिकली इंडिकेट्स दैट कार्बन शुड मस्ट बी, मतलब कार्बन मस्ट बी क्या होना चाहिए, कार्बन का कार्बोकैटायन अच्छा खासा स्टेबल होना चाहिए। अब अच्छा खासा स्टेबल अगर होगा कार्बोकैटायन तो पर्टिकुलरली जो रिएक्शन होगी वो अच्छा खासा फेवरेबल होगा। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन में आप देख सकते हो कि अगर आपसे पूछूं कि ये जिस कार्बन पर प्लस चार्ज आया, जिस कार्बन पर प्लस चार्ज आया, ये प्लस चार्ज कार्बन क्या स्टेबल है? नहीं, स्टेबल नहीं है। ठीक है, ये प्लस चार्ज कार्बन स्टेबल नहीं है। सो कार्बोकैटायन प्लस चार्ज कार्बन है तो कार्बोकैटायन बना। अब ये कार्बोकैटायन क्या होगा, रीअरेंज करेगा। देखिए रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं ये आपको मैं बता देती हूँ कि जब भी आपका प्लस चार्ज कार्बन का डिग्री अगर कम हो, डिग्री आई मीन टू से दैट अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इस प्लस चार्ज का कार्बन के रेस्पेक्ट में जो कार्बन अटैच है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन रहेगा दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। अब ये कार्बन का हाइड्रोजन क्या करेगा, रीअरेंज करेगा, मतलब पर्टिकुलरली अल्फा हाइड्रोजन कम है। अगर किसी वे से इस ये पर्टिकुलर कार्बोकैटायन अगर इस वाले कार्बन पर आ जाए, ठीक है, अपने एडजेसेंट कार्बन पर आ जाए, तो आप देख सकते हो कि एडजेसेंट कार्बन के पास दो कार्बन है। ठीक है, तो ज़्यादा कार्बन रहेगा तो ऑफकोर्स हाइड्रोजन की भी क्वांटिटी अच्छी खासी रहेगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि स्टेबिलिटी अच्छी मानी जाएगी कार्बोकैटायन की। और मैंने आपको पहले ही कंडीशन में दिखाया था कि जो आपका रेट रहता है, क्या रहता है, रेट, मतलब जो आपका रिएक्शन का स्पीड रहता है वो किस में डिपेंड करता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर। जितना अच्छा स्टेबल रहेगा कार्बोकैटायन उतना अच्छा हमारे पास रिएक्शन फेवरेबल होगा, रिएक्शन की स्पीड उतनी अच्छी होगी। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी करना पड़ेगा हमको। अब ये कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी कैसे करते होंगे हम देखिए, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी होगा, ठीक है, मतलब हम नहीं करेंगे, ये स्टेबिलिटी होगा। तो मैं आपको स्टेबिलिटी करके दिखाती हूँ। देखिए ये वाला चीज सीख लीजिए कि हाउ टू स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन। इट हैपेंस थ्रू रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है, ये इंटरनल प्रोसेस है, ये होती है रिएक्शन के अंदर ही। तो क्या होता है कि ये प्लस चार्ज इधर आते हैं, तो क्या होता है, पहले तो ये जिस कार्बन पर प्लस चार्ज आना चाहिए उसका एडजेसेंट कार्बन, जिस कार्बन जो अल्फा कार्बन बना है, जिस कार्बन में प्लस चार्ज इसके रिस्पेक्ट में, वो कार्बन का हाइड्रोजन एज हाइड्राइड आयन रिमूव होता है। हाइड्राइड आयन समझ रहे हो, H नेगेटिव, ठीक है, तभी तो आपका इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर H नेगेटिव ये रिमूव होता है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैडम वो तो H पॉजिटिव होता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जब भी हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, आई रिपीट, जब भी हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का यूज ये इसीलिए होता है कि हम इन फ्यूचर जब भी हमारे पास ज़रूरत पड़े हम उसको इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बैलेंस कर पाए, इसके इंडक्शन पोलराइजेशन को बैलेंस कर पाए। समझ रहे हैं आप, मतलब ये कोई आयनिक बॉन्ड तो नहीं है ना कार्बन हाइड्रोजन के बीच की, पर्टिकुलरली कार्बन में ही आपका नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन में ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब वो हाइड्रोलिटिक क्लीवेज करेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में रेस्पेक्टिवली टूट जाएगा। नहीं, हमारे पास अगर यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है, आई मीन रीअरेंजमेंट हो रही है, तो पर्टिकुलरली हाइड्राइड आयन की तरह कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके निकलेगा। ठीक है, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन होगा, और अगर इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन हुआ तो आप ही बताओ क्या हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और जो H नेगेटिव निकला था हाइड्राइड आयन उसको हम क्या बोलते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्योंकि हमने 1,2 क्यों बोला, 1,2 क्यों बोला, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन मतलब 1,2 यहाँ पर एडजेसेंट कार्बन 1,2 शिफ्टिंग हुई, इसीलिए 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ना जब हमारे पास प्लस यहाँ पर आया तो पर्टिकुलरली यहाँ पर ऑफकोर्स CH3 आ जाएगा, है ना। अब ये यहाँ पर जब हमारे पास जनरेशन हुआ कार्बोकैटायन का,
ठीक है, दो कार्बोकैटायन दिख रहे हैं, एक कार्बोकैटायन बना था, उस कार्बोकैटायन को हमने क्या किया, रीअरेंज करके स्टेबिलिटी लाई। अब आप देख सकते हो कि पहले वाले कार्बोकैटायन में जो अल्फा हाइड्रोजन था वो कितना था, 2। कितना था, 2। देखिए यहाँ पर आप काउंट कीजिए, ये वाला आपका क्या है, पर्टिकुलरली कार्बोकैटायन का जस्ट एडजेसेंट कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन भी कितना है, 2। मुझे 2 दिख रहा है, अल्फा 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमारे पास रीअरेंजमेंट होके जो हमारे पास सबस्ट्रेट का निर्माण हुआ, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पर्टिकुलरली कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन में जो अल्फा पोजिशंस में हाइड्रोजन लाई कर रहे हैं वो कितने हो गए, 5। कितने हो गए, 5 अल्फा हाइड्रोजन इज देयर। ओके, ये वाला काउंट नहीं करना, ये वाला काउंट नहीं करना, ये वाला सिर्फ, क्योंकि ये आपका अल्फा अल्फा पोजीशन दिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलरली कार्बोकैटायन। ओके, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है, तो आपको कौन सा अच्छा स्टेबल कार्बोकैटायन बना, ये वाला 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट वाला, ठीक है। समझ आया, कुछ आया समझ। हमारे पास सबस्ट्रेट न्यू वाला कैसे बना था, ये CH3 था, ये CH2 था, ये CH था, इसमें पर्टिकुलरली कार्बोकैटायन बना था, और ये आपके पास CH3 था, है ना। अब देख सकते हो कि पर्टिकुलरली जो कार्बोकैटायन है वो कहाँ बन रहा है, जहाँ पर ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या दिखा कि हमारे पास एक सबस्ट्रेट बना। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन तो हो गया, है ना, हमारे पास वाटर तो रिमूव हो गया। अब हम क्या करेंगे, आप याद कीजिए कि हमारे पास क्या था हमारे पास, देखिए हमारे पास एक बाइसल्फेट आयन भी था, बाइसल्फेट आयन SO4, H2SO4 से हमने H+ को दान किया था ना OH को, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, बाइसल्फेट आयन, ठीक है। अब ये बाइसल्फेट आयन क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को लेगा, कौन सा हाइड्रोजन को लेगा, यस ये वही हाइड्रोजन को लेगा जहाँ पर आपका ये कार्बन का हाइड्रोजन है, ठीक है, मतलब एडजेसेंट कार्बन का हाइड्रोजन है। मैंने आपको पहले बताया है कि ये साइमल्टेनियसली ऐड नहीं हो पाता है HSO4 नेगेटिव, क्यों, सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि वो वीक बेस होता है। इसीलिए हमारे पास क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलरली अल्फा पोजिशंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में ये पहले अगर हम देखें तो बीटा कार्बन था, अभी ये अल्फा दिख रहा है पर एक्चुअल में ये बीटा कार्बन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन ये बीटा कार्बन था, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो पर्टिकुलरली यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ, तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन को बाहर किया। तो हाइड्रोजन कैसे बाहर करेंगे, देखिए CH3 CH2 CH पॉजिटिव और CH3। अब यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ तो कैसे है, 1 H यहाँ पर H, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ऐसे हाइड्रोजन को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, जिससे हमारे पास जो प्रोडक्ट एल्कीन बने वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रख पाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब कौन सा हाइड्रोजन को रिमूव करना प्रेफर करोगे, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। एक आपका ये वाला हाइड्रोजन, आप देखो ये वाला आपका एक पोजीशन है अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, पर आप कौन सा अल्फा हाइड्रोजन को जो पहले हटाओगे, मैं 2 प्रोडक्ट बना के दिखाती हूँ। अगर हम यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन ले तो हमारे पास प्रोडक्ट कैसे बनेगा, C, यहाँ पर H, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर एक CH3, ठीक है। हमारे पास ये वाला एक प्रोडक्ट बना। अगर मैं इस वाले राइट हैंड साइड का एक हाइड्रोजन को रिमूव करूँ तो मेरे पास एक प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ नहीं आएगा CH, और यहाँ पर आ जाएगा 2 है, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड इधर को ऐसे, ठीक है, करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 प्रोडक्ट बना। अब 2 प्रोडक्ट में हम चुपचाप से क्या कर लेते हैं, अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन चेक करने के लिए पहले तो आपको ये एल्कीन का जो है पोजीशन पूरा ये 2 कार्बन को मिला के पहले तो एक सर्कल कर लीजिए एल्कीन को। अब ये एल्कीन के रिस्पेक्ट में 2 कार्बन आपको दिख रहे होंगे, ये कार्बन में जो हाइड्रोजन चिपके रहता है दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, काउंट होगा। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 + 3 मतलब 3 + 3 6 है।
यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आप काउंट करो, पहले सर्कल कर लो, ये लीजिए कर लिया। अब यहाँ पर अब काउंट करो, इस वाले पोजीशन के एस्पेक्ट में 2 है, मतलब यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, करेक्ट, और यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। बताया जाता है कि जहाँ पर ज़्यादा एल्कीन में स्टेबिलिटी आती है वही आती है जहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होता है, आई मीन 6 अल्फा हाइड्रोजन जहाँ पर ज़्यादा है, मतलब 2 से ज़्यादा 6 है, 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर बनेगा। क्या बनेगा? मेजर बनेगा, आई मीन 80% उसका प्रोडक्शन होगा, अच्छी यील्ड आएगी, और यहाँ पर 20% इसका निर्माण होगा। ठीक है, दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे मिक्सचर में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं बता रही हूँ, नहीं तो इसका प्रोडक्ट और बनता। अब देखिए यहाँ पर 2 प्रोडक्ट होंगे, तो यहाँ बीच में मुझे क्या लगाना पड़ेगा? प्लस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे इसका प्रोडक्शन होता है। एक मेजर बनता है, एक माइनर बनता है। ठीक है, मेजर कौन सा बनता है? जहाँ पर एल्कीन में स्टेबिलिटी देखने के लिए 6 अल्फा हाइड्रोजन दिखा हमको, और एक में हमको 2 अल्फा हाइड्रोजन दिखा। आई होप इट हैज़ बीन क्लियर टू यू। बता दें, चलिए जल्दी से जल्दी हम क्या पढ़ लेते हैं। हाँ, एक और चीज़, यहाँ पर आपको -H+ करना पड़ेगा, क्योंकि एक H+ से रिमूव हुआ तभी तो वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड फिर से बना। ठीक है, लिख लीजिए। सो चलिए स्टूडेंट्स, हम ईवन मैकेनिज्म में ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि क्लोरीन वाला भी एक देखेंगे, मैंने हेलोजन वाला, क्योंकि हेलोजन में प्रोटोनेशन तो होगा नहीं, तो कैसे रिमूव होगा आप देख लीजिए। वही सेम प्रोसीजर है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला आपका एक मैंने क्या दिया, CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर Cl, यहाँ पर CH3। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, क्या है? 2 क्लोरोब्यूटेन। अब इस 2 क्लोरोब्यूटेन में हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे। पहले बताइए कि यहाँ पर अल्फा कार्बन आपको कौन सा दिख रहा है? ये पर्टिकुलरली फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पर है? ये सेकंड वाले। यहाँ पर क्या है? ये अल्फा कार्बन। ठीक है, अब ये अल्फा कार्बन यहाँ पर ए लिख दिया मैंने, बहुत बड़ा दिखा है ए। अब ये आपका आजू बाजू वाला कौन सा कार्बन बन गया? बीटा बीटा। अब यहाँ पर अल्फा कार्बन में हमारे पास क्या है? हेलोजन है। तो क्या होता है कि हेलोजन रिमूव होता है और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ओके, हम क्या करेंगे? हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब ये प्रोडक्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? E2 में देखने को मिलेगा, तो अब घबराइए मत, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे हम, और प्रेजेंस हम वही रिएजेंट लेंगे, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, रिएजेंट वही सेम, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले सकते हैं, या फिर कोई आप वीक बेस ले लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल C2H5OH। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ हीट आप ऐसे लिख सकते हो। और मैं आपको इथेनॉल वाले एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ, C2H5OH। अब हम कैसे समझें कि ये सब कौन से सॉल्वेंट के निर्भर पर हो रहा है? आपको पता होना चाहिए कि आपका जो भी हम सॉल्वेंट लेते हुए आ रहे हैं वो हमारे पास क्या है? क्या है? पोलर प्रोटिक है। ठीक है, पोलर प्रोटिक, H+ दे सकता है, प्रोटिक सॉल्वेंट, E1 मैकेनिज्म फेवर्स। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये हमारे पास क्या है? इथेनॉल है। अब इथेनॉल हमारे पास क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? हीट करके E1 मैकेनिज्म करेगा। अब E1 मैकेनिज्म में पहले तो क्या होगा कि जब ये इथेनॉल ये पर्टिकुलरली 2 क्लोरोब्यूटेन के रिएक्शन में आएगा, तो ये इथेनॉल ये क्लोरीन को मजबूर कर देगा कि लीव हो जाओ, दफा हो जाओ। ठीक है, तो क्लोरीन एज ए क्लोराइड आयन पहले लिविंग ग्रुप की तरह बाहर चला जाएगा, और जो हमारे पास पर्टिकुलरली फॉर्मेशन होगा क्या होगा? कार्बोकैटायन। क्या बनेगा? कार्बोकैटायन, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है। अब क्लोरीन जब यहाँ बाहर जाएगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा कार्बन पर, और CH3 बनेगा। ये क्या बना हमारे पास? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ। अब कार्बोकैटायन बनने के बाद वही सेम प्रोसीजर हमको करना पड़ता है। ये हमारे पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब अल्फा हाइड्रोजन, अब यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट तो होगी नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले से अरेंज्ड है ना, स्टेबल है। इससे ज़्यादा तो आप 1 डिग्री में तो नहीं ले जाओगे ना, 2 डिग्री इज मोस्ट फेवरेबल हियर दिस कंपाउंड। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? C2H5OH को हम ऐसा अब देख सकते हो कि ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिव चार्ज से है नहीं, पर हाँ यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव जरूर करवाएगा ये। तो हाइड्रोजन कहाँ से? एडिशन कार्बन से ये हाइड्रोजन रिमूव होगा। कहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा? जहाँ पर ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हमको फ्यूचर इथेन में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? CH2, 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन में करके दिखाती हूँ आपको। C2
यह क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, मैं लिख देती हूँ आसपास, आपको डाउट हो, ठीक है। और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अगर प्रोडक्ट फॉर्म करवाया इथीन वाला, तो हमारे पास कैसे प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसे एक प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, और ये मजबूर करेगा यहाँ से H+ रिलीज करेगा, ठीक है। यहाँ पर जाके ये O के लोन पेयर में अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रोडक्ट ये बनेगा, एक और प्रोडक्ट इसके बीच बनेगा, तो CH3 CH2 कैसे रहने दीजिए, और CH यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 है ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या, राइट हैंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पर आपके दो प्रोडक्ट बने, अब हमको क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है। अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लीजिए, यहाँ पर एक क्लोराइड आयन को भी लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर शो कीजिए, और प्लस H2 भी हमारे पास रिमूव हुआ है ऑफकोर्स। यहाँ पर H2 नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन नहीं था, एज अ हमारे पास न्यूट्रल जो हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल आया था, दैट्स व्हाई द प्रोडक्ट वाज इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव यू कैन से। और ये इन फ्यूचर आपको इथेनॉल में भी दिख सकता है, क्योंकि इन फ्यूचर H+ जा सकता है, कोई एक अदर आप स्ट्रॉन्ग अब ये ले सकते हो न्यूक्लियोफाइल यू कैन से, ओके, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट। देन हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पर ज़्यादा है। तो ये आपको मैं शो नहीं कर रही हूँ, अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेती हूँ। यहाँ पर ये वाला आप देख लीजिए पॉइंट, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखेंगे, दोनों में चेक कीजिए। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 6, पिछली बार भी आपकी लिए यही आया था, है ना, देख सकते हो आप कि 6 अल्फा हाइड्रोजन एक में आ रहा है, एक में 2, तो जहाँ पे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वहाँ ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन, जहाँ ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन वहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर इथीन की स्टेबिलिटी अच्छी खासी दिख रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये वाला प्रोडक्ट को मेजर लिख सकते हैं, और मेजर होगा मतलब 80% बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट हमारा माइनर है मतलब 20% बनेगा, ठीक है। एक मेजर एक माइनर प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट बनते हैं इन द एलिमिनेशन रिएक्शन एज वेल एज एडिशन रिएक्शन, ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट, लिख लीजिए, बिठा दूँ, चलिए अब फटाफट से हम E2 मैकेनिज्म को देख लेते हैं कि कैसे E2 मैकेनिज्म होता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि E2 मैकेनिज्म में कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, हेंस नो कार्बोकैटायन, नो रीअरेंजमेंट ऑल्सो। तो यहाँ पर आप E2 में ज़्यादा घबराएगा मत, ईजी रहता है E2, ठीक है। और हमारे पास एक और होता है जो एलिमिनेशन रिएक्शन का ही टाइप है, वो होता है आपका ECB, ठीक है, E1CB मतलब एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कंजुगेट बेस रिएक्शन। जहाँ पर आपका कंजुगेट बेस बनता है, तो वो वाला रिएक्शन मैं आपको नहीं करवा रही हूँ जहाँ पर कार्बन आयन आपका फॉर्म होता है इंटरमीडिएट के थ्रू, तो वो वाला मैं आज स्किप कर रही हूँ क्योंकि वो आपका सिलेबस जे सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है। सो आपका मैं कौन सा वाला फॉलो कर रही हूँ, हाँ कौन सा वाला फॉलो कर रहे हैं हम जो लेटेस्ट सिलेबस है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें आपका ये पर्टिकुलरली नहीं है एनायन कार्बन आयन वाला। हाँ आपको वो एल्डोल कंडेंसेशन में मैं पढ़ाऊँगी, आप उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। हम अभी ये एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ लेंगे, आप पहले इसको अच्छे से क्लियर करो, कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिएगा, ठीक है। सो एलिमिनेशन रिएक्शन में मैं अभी आपको क्या पढ़ाऊँगी, E2 मैकेनिज्म, हेडिंग दीजिए E2 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म। देखिए E2 मैकेनिज्म क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म होता है एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। आपको पता हो कि एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर में हमारे पास रेट एक ही सब्सटेंस पर डिपेंड कर रहा था, पर इसमें रेट 2 सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, रिएक्टेंट एज वेल एज द प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर E2 मैकेनिज्म में हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट कि ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में, एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ओके, एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड SN1 reaction, SN2 reaction, substitution nucleophilic unimolecular, substitution nucleophilic bimolecular, same elimination 1, elimination 2, elimination unimolecular, elimination bimolecular, ऐसी बनता है। elimination unimolecular हो गया, elimination bimolecular ना reaction। देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे पास सेम वही हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, इस बार मैं 2 डिग्री में ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री वाला माइनर रहता है
अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो हम चुपचाप से क्या करते हैं, मेजर वाला प्रोडक्ट से ही काम चला लेते हैं क्योंकि ज़्यादा बनता है। अब देखिए CH3 CH2 CH, यहाँ पर मैं क्या ऐड करूँ, हाइड्रोजन को ऐड कर देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल ऐड कर दिया आयोडीन, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, CH3। ये हमारे पास क्या बना, एक फंक्शनल ग्रुप वाला सबस्ट्रेट बना। और जहाँ पर हम अगर काउंट करें तो आईपी से नहीं आएगा हमारे पास 2 आयोडो ब्यूटेन, ठीक है। अब इसका हमको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना पड़ेगा। अब देखिए जैसे कि हम एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में जो रिएजेंट ले रहे थे वो कंसंट्रेटेड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, या फिर कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, या H+ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ऐसे जो हमारे पास रिएजेंट्स था वो आ रहा था। पर अब हम जब E2 मैकेनिज्म करेंगे, आई मीन E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, तो E2 मैकेनिज्म में जो रिएजेंट हो जाएगा वो रिएजेंट आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं होगा, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा फर्स्ट बात कि E2 मैकेनिज्म डू नॉट कंसिडर द polar aprotic solvent, it always considers the polar aprotic solvent, ठीक है। polar aprotic solvent क्या होता है, polar aprotic solvent जो पहले से ही एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू घिरा रहता है, ठीक है। आपने पढ़ा है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब सॉल्वेंट से घिरा रहेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। मतलब वो पर्टिकुलर कोई बॉन्डिंग में नहीं है, पर हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। इसमें ताकत है कि वो कोई रिएक्शन को फेवरेबल ना करे। जैसे E1 मैकेनिज्म में हमने देखा ना कि E1 मैकेनिज्म को फेवरेबल नहीं करेगा, तो कौन सा, ये पोलर अप्रोटिक टाइप ऑफ सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स के एग्जांपल हो सकते हैं एसीटोन, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जो H+ इजीली नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे पोलर प्रोटिक आपको क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, बट दे आर पोलर। कीटोन विटोन ये सब पोलर होते हैं, पर हम अप्रोटिक होते हैं, ठीक है। मतलब प्रोटॉन देने की क्षमता इसमें बहुत कम होती है, इसीलिए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ज़्यादा फेवर किसको करता है, E2 मैकेनिज्म में, जहाँ पर कार्बोकैटायन नहीं बनता है, ठीक है। अब देखिए कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट कैसे आएगा, है ना। अब देखिए इसका मैकेनिज्म ही सीखेंगे, पहले मैं आपको कंडीशंस लिखवा देती हूँ, यू हैव टू राइट द कंडीशंस फर्स्ट, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट द मैकेनिज्म इज एक्चुअली सेड टू यू, ओके। नाउ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट क्या है, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, hence no rearrangement as well as, कार्बोकैटायन नहीं है तो रीअरेंजमेंट भी नहीं है। और कुछ बताना था मुझे, चलिए इतना लिख लीजिए, उसके बाद मैकेनिज्म करते करते मैं और पढ़ा दूंगी, एक बार में याद नहीं आता। चलिए बेटा तो मैकेनिज्म पढ़े, मैकेनिज्म में और याद आएगा ना तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फटाफट इस मैकेनिज्म देख लीजिए बच्चों। मैकेनिज्म क्या होता है कि वही आपका सेम सबस्ट्रेट, आयोडीन मैंने सिर्फ दिया क्योंकि बहुत अच्छा ये लिविंग ग्रुप है। अब देखिए आयोडीन CH3, ठीक है। देखिए अच्छा लिविंग ग्रुप ना भी हो तो भी ये फेवर होता है, पर मैं आपको लिविंग ग्रुप अच्छा दिखा दूँ कि कंपैरिजन में काम आ जाता है। अब देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना बॉन्ड बनने के बाद रिमूव होगा ही। अब देखिए ये कार्बन हो या कोई भी एटम हो, जहाँ पर बॉन्ड जहाँ जितने बनते हैं उससे ज़्यादा अगर बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास पहले से बॉन्डिंग बनी रहती है वो हटनी पड़ती है। तो यहाँ पर अपने आप ही आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो बाहर चला जाता है, क्योंकि वो धक्का देके बाहर निकाल देता है, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, E1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बन रहा था, उसके बाद आपका प्रोडक्शन करने में हमको बहुत दिक्कत आ रही थी, ठीक है। क्योंकि कार्बोकैटायन बनने के बाद हमको स्टेबिलिटी करनी पड़ रही थी, स्टेबिलिटी करने के बाद हमको देखनी पड़ रहा था कि कहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, कहाँ पर बीटा हाइड्रोजन है। वो डिपेंड हो रहा था कि आपका जो फर्स्ट इक्वेशन था वहाँ पर बीटा कार्बन कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग बीटा हाइड्रोजन रिमूवल का हमारे पास स्टेटमेंट निकला था। फिर इस पर कुछ नहीं है, ईजी है। हमारे पास एक सिंपल सा सबस्ट्रेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 आयोडो ब्यूटीन। और इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी एक रिएजेंट आपका ऐसा मिल जाएगा जहाँ पर एलिमिनेशन अपने आप हो जाएगा जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है। अब देखिए ऐसा क्या रिएजेंट है जिससे हमारे पास ये पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड बनने के बाद ऑटोमेटिकली निकलेगा। देखिए हमारे पास कोई पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हो सकता है, या फिर कोई ऐसा सॉल्वेंट हो जिसमें बहुत ज़्यादा बल्कीनेस हो, आई मीन वो बहुत ज़्यादा मोटू हो, ठीक है।
मतलब कोई ऐसा अगर सॉल्वेंट हम लें जो कि पहले से ही बहुत सारे सॉल्वेंट से घिरा हुआ है, तो वो क्या करेगा रिएक्शन में मतलब प्लस कार्बोकेटाइन को प्लस चार्ज बनने में फोर्स नहीं करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा कि वहीं पर बैठे बैठे H पॉजिटिव को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। मोटो है ना, तो वो उधर नहीं जाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, खुद अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। दैट्स वाई वी हैव टू टेक वन बल्की टाइप ऑफ सॉल्वेंट और वी कैन टेक अ पोलर अप्रोटिक टाइप ऑफ सॉल्वेंट, देन ओनली द E2 मैकेनिज्म फेवर्स। यस, हीट भी होता है, हीट तो होता ही है, हीट आपको हर जगह लेना पड़ेगा। हीट इज मच मच फेवर्स द E2 मैकेनिज्म। नाउ एलिमिनेशन रिएक्शंस। नाउ फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक रिएजेंट दिया, आपके पास क्या रिएजेंट है, अल्कोहलिक KOH। याद रखिएगा अल्कोहलिक KOH में अल्कोहल जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा बल्कीनेस का काम कर रहा है। अल्कोहल के प्रेजेंस में जब भी आपको कोई भी सॉल्वेंट गिवन हो, आपको पता हो जाना चाहिए, पता लग जाना चाहिए कि एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगा। क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगा। अल्कोहल के प्रेजेंस में KOH और यहाँ पर ROH हम लिख सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ OR, वैसा लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाने के टाइम हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है, ये पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पर अटैच है, बिल्कुल अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन के आसपास वाले कार्बन क्या रहते हैं, बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा। अब देखिए कैसे रिमूव होगा, यहाँ पर कोई प्लस चार्ज बन नहीं रहा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, चुपचाप से रिमूव करवा देंगे। कहाँ रिमूव करवाएंगे, जहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा बनेगा। अब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन में दो प्रोडक्ट आपको बना के दिखा देती हूँ, CH3 CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर I, और यहाँ पर मैं काम करती हूँ, यहाँ पर इस लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन हटा के एक आपको इथीन बना के दिखाती हूँ, तो आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर H और यहाँ पर 3 और यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CHI, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH3। आपको लग रहा होगा कि ये कार्बन जो पर्टिकुलर कार्बन है जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन का तो 5 बॉन्ड बन जा रहा है, ये स्टेबल नहीं है, बिल्कुल स्टेबल नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे, इस वाले कार्बन में जो फंक्शनल ग्रुप था उस वाले कार्बन पे नया बॉन्ड जुड़ा, पुराना बॉन्ड बेचारा ब्रेक होके बाहर एज ए लिविंग ग्रुप। अब यहाँ पर अगर ये दोनों रिमूव हो गए तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स कैसे बन गए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 स्टेबल। अब यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ नहीं था, CH2 CH डबल बॉन्ड, यहाँ CH3। अब अल्फा कार्बन चेक कीजिए, अल्फा कार्बन कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर पॉइंट कर लीजिए, कर लिया, यहाँ पॉइंट कर लीजिए। अब काउंट कीजिए, अल्फा कार्बन कहाँ पर है, ये मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन, इस वाले प्रोडक्ट में 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब देख सकते हो एक में 6 अल्फा हाइड्रोजन, एक में 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब क्या होगा, 6 अल्फा हाइड्रोजन और 2 अल्फा हाइड्रोजन में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, जहाँ पर ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। अब जहाँ पर हम E2 मैकेनिज्म में ये रूल है कि जहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा पाया जाता है उस प्रोडक्ट को एक साइंटिस्ट ने देखा था, तो इसीलिए जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है उसका हम पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, विच इज़ सेट-सैफ प्रोडक्ट। ओके, सेट-सैफ रूल के अकॉर्डिंग सेट-सैफ प्रोडक्ट वही सेम है, 80% ही बनता है इसका, मेजर है, मेजर लिख दीजिएगा मेजर। और ये वाला आपका क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट। ओके, बहुत बार हॉफमैन का जो है, हॉफमैन प्रोडक्ट लिख लेते हैं, मैं बताती हूँ। हॉफमैन माइनर क्या होता है कि हॉफमैन प्रोडक्ट ना बहुत बार डोमिनेट करता है सेट-सैफ को। एक्चुअल में सेट-सैफ ही डोमिनेट करता है हॉफमैन को, पर बहुत बार ये रिएक्शन में हॉफमैन भी कर सकता है डोमिनेट, किसको, सेट-सैफ को। वो भी डिपेंड होता है किस में, ऑफ कोर्स रिएजेंट में। अगर रिएजेंट में टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड या फिर कोई ज़्यादा आपका बल्कि ग्रुप आएगा सॉल्वेंट बन के, तो आपको क्या करेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा करेगा, मतलब उसका प्रोडक्ट माइनर बनेगा, ठीक है। सो इसीलिए हम ऐसे भी नहीं लिख सकते कि ऑलवेज सेट-सैफ प्रोडक्ट डोमिनेट्स द हॉफमैन प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस वेयर दिस अल्कोहलिक KOH मीडियम इज यूज्ड, सो वहाँ पर आपको क्या होता है, सेट-सैफ प्रोडक्ट मेजर बनता है और माइनर कौन बन जाता है, हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको एक डाउट आ रहा होगा बच्चों को कि जो पर्टिकुलरली फंक्शनल ग्रुप का आयोडीन वाला हमको जो दिख रहा है वो मतलब
कार्बन पर अप्रोच क्यों नहीं हुआ, ठीक है, जो अल्कोहलिक मीडियम, देखिए अल्कोहलिक मीडियम पहले से ही बहुत ज़्यादा बल्की है, और बल्कि होने के कारण वो क्या करेगा, इधर आ नहीं पाएगा। जब इधर नहीं आ पाएगा तो ये ऑफकोर्स H+ को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, पर्टिकुलरली H+ आयन भी रिमूव दिखाना है हमको, ठीक है, तभी तो हमको समझ आएगा ना कि प्रोडक्ट में इथीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेगा, वो कार्बन के पास नहीं जा पाएगा, और अगर ये वाला कार्बन के पास नहीं जा पाएगा तो ऑफकोर्स दूसरे वाले कार्बन के पास भी नहीं जा पाएगा। और ये वाला कार्बन तो पहले से ही हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये पहले से ही बहुत ज़्यादा बिजी है, ठीक है, बहुत परेशान है। तो यहाँ पर दो कार्बन जो अल्फा अल्फा पोजीशंस में आपको दिख रहा होगा, ये बीटा बीटा पोजीशंस जो आपको जो कार्बन दिख रहा होगा, यहाँ पर भी कार्बन अपने आप ब्रेक होकर नहीं जाता, ठीक है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू कार्बन हाइड्रोजन। जब कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन एज H+ आयन अपने आप रिलीज होगा, और H+ आयन कहाँ जाके जुड़ेगा, ऑफकोर्स आपका जो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस इसलिए है क्योंकि वहाँ पर बल्कीनेस आ रही है, ठीक है, बल्कीनेस आ रही है। पहले जो आपको सल्फ्यूरिक एसिड था वो वीक बेस था, ठीक है, बल्कि इसका ग्रुप था, पर पर्टिकुलरली जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो आप पर्टिकुलर मिनिमाइजेशन चेक करोगे, इसका जो ग्रुप, उसका जो आप न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करोगे तो वो बहुत कम है, ठीक है, लो है, पर आपका जो अल्कोहलिक यूनिट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है तो ऑफकोर्स वो अप्रोच करता, पर ड्यू टू द पर्टिकुलर रीजन ऑफ hydrogen bonding of alcoholic medium, where the moles of alcohol was also came to this particular substrate when the approaching was there, तब क्या हो रहा था, इसको रोक रहा था अप्रोच करने में कार्बन के पास, तो इसीलिए नहीं कर पा रहा था ये बीटा कार्बन पर वो अटैक। इसीलिए क्या हो गया कि कार्बन का हाइड्रोजन ही उसके पास चला गया, और क्या हुआ, हमारे पास इथीन का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। आई होप इट हैज़ बीन परफेक्टली क्लियर टू यू। हो गया, हुआ, लिख लीजिए, हॉफमैन प्रोडक्ट माइनर, सेट्जेफ प्रोडक्ट नेचर, समझ आया, लिख लीजिएगा। E2 मैकेनिज्म में ये वाला होता है, लिखिए, चलिए बता दो। अब फटाफट से हम देख लेते हैं कि ये बीटा एलिमिनेशन हो गया, समाप्त हो गया, मतलब हमारे क्लास तक हो गया, मैं और पढ़ाऊंगी, ये आपको कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको और है, मैं आपको पढ़ाऊंगी इन फ्यूचर। स्टील केमिस्ट्री वगैरह भी इसके बेसिस पे बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको भी मैं पढ़ाऊंगी आपको। पहले आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लो, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और भी डिटेल में कोई चीज़ अगर छूट गया तो उसको मैं बता दूंगी, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा प्लीज़। हो गया, चलिए गामा एलिमिनेशन रिएक्शन देख लेते हैं। अल्फा बीटा हो गया, गामा एलिमिनेशन रिएक्शन देख लेते हैं, दैट्स इट। बता दो, चलिए फटाफट से गामा एलिमिनेशन रिएक्शन लिखिए। क्या होता है गामा एलिमिनेशन रिएक्शन? ऑफ कोर्स गामा एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब आप समझो कि ब्यूटानॉल का ही वो गामा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, वो वाला मैं बताऊंगी आपको। जी नहीं, आपका जो गामा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है ना, वो कुछ ऐसे होता है, गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए गामा एलिमिनेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है ना, वो कुछ अलग बनता है। मतलब हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट में ओपन चेन से क्लोज चेन बन जाए, ठीक है, रिंग का फॉर्मेशन हो। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया, सी सी सी, तीन कार्बन का एक मैंने एग्जांपल लिया। उसमें फर्स्ट और इनिशियल पोजीशन में, ठीक है, क्या लगा दिया, दो फंक्शनल ग्रुप्स बी आर, ठीक है, और इसका सेटिस्फाई कर दिया मैंने वैलेंसी। अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, गामा एलिमिनेशन रिएक्शन करना पड़ेगा, और ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, और यू कैन टेक एनी मेटल हाइड्राइड। ओके, नाउ जिंक डस्ट के प्रेजेंस में जब हमारे पास ऐसे सबस्ट्रेट में रिएक्शन करवाया जाता है तो इसमें गामा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। गामा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि पर्टिकुलरली हमको समझ नहीं आता था कि गामा पोजीशन है कौन सा, क्योंकि यहाँ से भी अगर हम अल्फा पोजीशन देखेंगे, है ना, कार्बन का, तो यहाँ पर गामा का है ना, और ये वाला भी अल्फा पोजीशन दिख रहा है, तो दो अल्फा पोजीशन दिख रहे हैं, तो अल्फा अल्फा दो नहीं लिखेंगे, बल्कि किसी एक कार्बन को उठा के हम अल्फा और गामा बनाएंगे। तो अगर कोई एक कार्बन को हम अल्फा लिख रहे हैं तो उसके बाद हम बीटा गामा भी सीक्वेंस में लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा रिएक्शन करना स्टार्ट करेंगे। रिएक्शन में क्या होता है, जिंक में 2+ आयन जनरेट होता है, आपको पता होगा। अब ये जिंक क्या करता है, ये साइमल्टेनियसली दो Br को फ्री रेडिकल मूव करवाता है। ये इन द प्रेजेंस ऑफ वन मेटल होता है, जो कि आप सोडियम वगैरह ले सकते हो,
जो कि इसको फ्री रेडिकल पहले क्लीवेज करेगा होमोलिटिक, देन 2 रेडिकल्स विल जनरेटेड और Br भी एक एक बार जुड़ेगा, ठीक है, और फिर हम उसको जिंक Br2 के रिएक्शन में लास्ट में एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे हमारे पास C है ना, H है, यहाँ 2 है, यहाँ एक रेडिकल बना, यहाँ पर CH2, ठीक है, और यहाँ पर एक और हमारे पास रेडिकल बना, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 रेडिकल्स बन रहे हैं, राइट, यहाँ पर हमारे पास दो रेडिकल बन रहा है ना। अब ये 2 रेडिकल क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ये 2 रेडिकल क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ एक रेडिकल, यहाँ एक रेडिकल। अब अगर ये 2 रेडिकल यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे तो आप सोचो कि ये एक साइक्लिक बॉन्ड बन सकता है क्या, ऐसे बन सकते हैं क्या, आप ही सोच के बताओ। यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, ठीक है, पहले क्या हो रहा था, ये Br हट रहा था, ये Br हट रहा था, ठीक है, यहाँ पर Br ने एक बॉन्ड लेके एक अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ Br ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, बचा एक एक इलेक्ट्रॉन। तो एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हुआ, ये बीच वाला हाइड्रोजन को आप छोड़ दो, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर था ना, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा था। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये सिंपल क्या करेगा, आपको कुछ फॉर्म ऐसे देगा, CH2 CH2, ये CH2, ये CH2, यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, यहाँ पर कोई ईन में नहीं हुआ पर हाँ साइक्लोप्रोपेन हुआ। और यहाँ पर हमारे पास साइड प्रोडक्ट क्या था, जिंक Br, द जिंक ब्रोमाइड। आई होप इट्स क्लियर, देख लीजिए, दैट्स इट। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेक द साइंस क्लासेस, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा अगर आप मतलब मेरे वीडियोस को फॉलो करेंगे और थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, है ना। कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मुझे समझ आए कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है। मुझे समझ कैसे आएगा कि आप देख रहे हो वीडियो, है ना। सो प्लीज़ आप वीडियो को अच्छे से फॉलो कीजिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।